गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सुशील कुमार टी मिश्रा नडियाद गुजरात से मैं बोल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को ईसीजी के बारे में एक जनरल आइडिया, जनरल इन्फॉर्मेशन, थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जनरल ईसीजी क्यों होती है, इसकी ज़रूरत कब की जाती है, ईसीजी के करने से क्या पता चलता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ईसीजी क्या होती है? ईसीजी एक कहते हैं कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ये कब ज़रूरत पड़ती है? एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति को जब छाती में दर्द होता है, दुखावा होता है, तो क्या होता है, उसको ये पता करने के लिए कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं होगा है, कहीं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो नहीं हो रहा है, एंजाइना तो नहीं हो रहा है, कोई हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसके लिए उसको क्या किया जाता है कि एडवाइज ईसीजी किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ईसीजी में क्या होता है, 12 लीड होती है, यानी 3 लिम्ब लीड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और 3 आर्गुमेंटेड लीड होती है, ABR, ABL, ABF, यानी चेस्ट लीड होती है, 6 चेस्ट लीड होता है, V1 to V6। अब जो लिम्ब लीड होती है और आर्गुमेंटेड लिम्ब होती है, ये मेजर करती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ऑफ वर्टिकल एक्सिस। और चेस्ट लीड क्या मेजर करती है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ट्रांसवर्स प्लेन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ये देख लीजिए, ये आपके सामने एक ईसीजी ग्राफ होता है। अब ईसीजी ग्राफ में क्या होता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ABR, ABL, ABF और V1 to V6 ये लीड का ग्राफ आता है। अब ये ग्राफ में क्या होता है, ये आपको जो है क्या देखना पड़ता है, P, Q, R, S एंड T। ये P, Q, R, S, T जो होता है ना, ये आपको जो है यही बताता है आपके हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, आपको एंजाइना तो नहीं है, और आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो नहीं है, यानी इलाजमेंट तो नहीं है, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक है, सेकेंड डिग्री ब्लॉक है, थर्ड डिग्री ब्लॉक है, अथवा सिंपल एंजाइना है, अथवा कोई भी चेस्ट पेन नहीं है, चेस्ट पेन में है लेकिन एंजाइना के कोई इसमें लक्षण उसमें नहीं लग रहे हैं, तो क्या होता है, इमीडिएटली हम ईसीजी करवा करके इसमें कोई चेंजेज होते हैं, इस चेंजेज में हम देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ABR, ABL, ABF, V1 to V6 चेस्ट लीड होता है। और दूसरा क्या होता है, एक रिद्म लीड होता है, इसको क्या कहते हैं, उसके हिसाब से स्टार लीड होता है, जिसको रिद्म चेक करते हैं, वो लीड सेकंड का कंटिन्यू फेज में होता है, जिसके आधार पे हम उसको रेगुलर है, इरेगुलर है, हार्ट रेट कितनी चल रही है, उसका क्या हिसाब है, तो वो अपने चेक करके बता सकते हैं। अब मैं आ रहा हूँ स्टैंडर्ड कैसे अपने चेक करते हैं। कोई भी रिद्म चेक करने के लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड चेक करते हैं। रिद्म चेक करने के लिए क्या होता है, उसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि रिद्म आपकी जो स्टैंडर्ड कैलिब्रेट है कि नहीं है। अगर फर्स्ट मिली वोल्ट मतलब 10 स्मॉल स्क्वायर अथवा 2 बिग स्क्वायर है, तब तो उसको कहते हैं कि ये 1 मिली वोल्ट ईसीजी स्टैंडर्ड है, उसमें कोई दे। अगर ये स्टैंडर्ड का कैलिब्रेट नहीं है ईसीजी में, तो क्या करते हैं, दोबारा उसको ईसीजी के लिए फिर से एडवाइस करते हैं। अब रिद्म कैसे चेक करते हैं, अब ये क्या होता है, अब
अब दो RR इंटरवल चेक करते हैं। उसमें देखते हैं कि बिग स्क्वायर कितना है। 1 2 3 4 4 एंड हाफ, 1 2 3 3 एंड हाफ, 1 2 3 3 एंड हाफ। इस तरह से सारे R एंड R इंटरवल में अपने चेक करते हैं तो 3 एंड हाफ बिग स्क्वायर है, इसका मतलब है कि रिदम रेगुलर है। तो ये अब चेक कर सकते हैं, चेक करके आप ये बता सकते हैं कि ये रिदम रेगुलर है। और ये आपका जो है मान लीजिए लेस देन 3 to RR इंटरवल के बीच में कितना गैप है, 3 to 5 बिग स्क्वायर है। तो ये समझ लीजिए साइनस रिदम है, रेगुलर रिदम है दोनों RR के बीच में। फिर नेक्स्ट RR के इंटरवल में उसमें लगभग बराबर बिग स्क्वायर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि साइनस RR नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर इक्वल मीन्स साइनस रिदम, नॉर्मल साइनस रिदम होता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं। रेगुलर रिदम रेगुलर है अथवा इरेगुलर है। इरेगुलर है तो RR इंटरवल में के गैप में एकदम इक्वल सरखा इक्वल होता है। और अगर रेगुलर नहीं है तो R कोई भी कभी 3 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 3 आएगा। इस तरह से RR गैप जो होता है RR इंटरवल के बीच में, अगर इंटरवल रेगुलर नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं कि अनइक्वल RR इंटरवल। तो इसमें ये एग्जाम्पल क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन अथवा मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया में। इसमें RR इंटरवल में गैप एक सरखा नहीं है, बराबर नहीं है, उसको इसमें हम इरेगुलर रिदम बोल सकते हैं। रेगुलरली इरेगुलर क्या होता है, इसमें मान लीजिए PQRS, ये PQRS ये T है। तो इसमें ये देखते हैं अगर बीच बीच में P तो आ रहा है लेकिन बीच बीच में क्या होता है QRS इंटरवल नहीं आ रहा है, QRS कंप्लीट गायब हो जा रहा है। लेकिन रेगुलर फिर P और P आ रहा है, QRS इंटरवल नहीं है। इसके बाद PR इंटरवल P है, QRS इंटरवल है, फिर बच्चे P और P वेव आ रही है, QRS इंटरवल गायब है। तो ये क्या कहते हैं, इसको जो है रेगुलरली इरेगुलर। तो ये रेगुलरली इरेगुलर रिदम होता है, ये किसमें देखा जाता है, सेकेंड डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक में। इसलिए इसको सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में हम इसको देख सकते हैं कि सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। तो अब आपने देखा रिदम में रेगुलर है, दूसरी क्या होती है इरेगुलर रिदम है। इरेगुलरली इरेगुलर है तो उसमें क्या होता है कि RR इंटरवल गैप जो है उसमें P और QRS कम्प्लेक्स PP कभी गायब रहता है, कभी QRS रहता है, कभी RR के बीच में 2 खानों का गैप है, कभी कभी 4 खाने का गैप होता है, कभी कभी 5 खाने का गैप होता है, कभी 2-3 होता है। तो इस तरह से इसको रिदम अगर आपको मालूम पड़ रही है तो इसको क्या बोलते हैं, इरेगुलरली इरेगुलर रिदम। और दूसरा आपने ये किसमें होता है, एक एग्जाम्पल क्या होता है एट्रियल फिब्रिलेशन एंड दूसरा होता है मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। एंड दूसरा एग्जाम्पल है रेगुलरली इरेगुलर। मान लीजिए आपने देखा कि PQRS आ रही है, फिर P आ रही है, वैसे P आ रही है लेकिन QRS कम्प्लेक्स गायब है, फिर P आ रही है QRS कम्प्लेक्स है, फिर P आ रही है QRS कम्प्लेक्स गायब है। तो इस तरह का रेगुलर मिल रहा है कि एक क्विक इंटरवल में। तो हम इसको क्या करते हैं, रेगुलरली इरेगुलर, मतलब इसमें QRS कम्प्लेक्स कहीं कहीं मिसिंग है, मिसिंग ऑफ QRS कम्प्लेक्स। तो ये किस कंडीशन होता है, सेकेंड डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक। अब ये मैंने आपको रिदम बता दिया, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ हार्ट रेट। हार्ट रेट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, हाउ कैन कैलकुलेट हार्ट रेट। तो हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए 2 फार्मूला है। एक फार्मूला क्या होता है कि हम उसमें क्या करते हैं कि RR इंटरवल होता है
तो इसमें मान लीजिए आर इंटरवल है, तो बीच में 2 आर के बीच में फिर तीसरे आर के बीच में कितना आ रहा है उस हिसाब से देख करके उसको काउंट करते हैं। इसके बाद उसमें देख लेते हैं कि आर इंटरवल बिग स्क्वायर काउंट करते हैं। अगर बिग स्क्वायर है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिग स्क्वायर। अब मान लीजिए इस केस में कितना हुआ है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 2 आर इंटरवल में कितना है, 1 2 3.5, मतलब 300 डिवाइडेड बाई 3.5। अब इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो है ना 100 मोर देन 100 बीट लेस देन 100 बीट पर स्क्वायर। तो ये आपका बीट हार्ट रेट काउंट कर सकता है। और अगर आप स्मॉल स्क्वायर काउंट करना चाहते हैं तो क्या होता है कि स्मॉल स्क्वायर में 1500 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आर 2 आर के बीच में नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर काउंट करते हैं कितना है, उससे डिवाइड कर देते हैं, उसमें जो आता है उसको हार्ट रेट हम काउंट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप ये कह सकते हैं, इफ नंबर ऑफ हार्ट रेट लेस देन 60 तो बीट पर मिनट, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया किसी कंडीशन में मिल सकता है कि जिसमें ब्लॉक वगैरह हो, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री ब्लॉक हो। तो इस तरह से ये कंडीशन में ब्लॉकेज होता है। तो ब्लॉक एक कंडीशन में तो क्या होता है कि हमको हार्ट रेट कम मिलता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी को लेजन वो होता है तो इनको पेसमेकर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कंडीशन में क्या होता है कि उसमें एसए नोड अगर आपका काम कर रहा है तो वो आपका 60 to 100 बीट जो है मेंटेन रखता है। एसए नोड, फिर एबी नोड होता है, ये देखिए एसए नोड होता है, फिर इसके बाद एबी नोड, फिर पुरकिंजी फाइबर वगैरह होते हैं जिनके द्वारा हार्ट कंडक्शन जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन हार्ट में चलता रहता है, जिसके हिसाब से हम हार्ट बीट अपना काउंट कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है कि टेकीकार्डिया। इफ हार्ट बीट मोर देन 100 बीट पर मिनट होता है तो उसको टेकीकार्डिया कहते हैं। इसलिए नंबर ऑफ 3 बिग स्क्वायर अथवा 5 बिग स्क्वायर मिल रहा है तब तो कहते हैं कि नॉर्मल है। इफ़ लेस देन 3 बिग स्क्वायर मिल रहा है तो उसको क्या कहते हैं कि टेकीकार्डिया। इफ़ मोर देन 5 बिग स्क्वायर मिल रहा है तो उसमें क्या कहते हैं, इसको जो है ब्रेडिकार्डिया। तो इस तरह से हम हार्ट बीट को आप काउंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अनुमान लगा सकते हैं। अब क्या करना है आपको, कोई इरेगुलर रिद्म है, मान लीजिए कोई इरेगुलर रिद्म है तो उसमें हार्ट बीट किस तरह से काउंट करते हैं। इरेगुलर बीट है तो उसमें इरेगुलर नंबर ऑफ आर वेव, इसमें आपको एक फार्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ आर वेव इन 6 सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 10। तो 6 सेकेंड में, अब उसमें क्या होता है, इन 1 सेकेंड पासेस 5 नंबर ऑफ 5 बिग स्क्वायर। अब नंबर ऑफ आर वेव इन 30 बिग स्क्वायर में अगर काउंट करके इसके बाद अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन 30 सेकेंड, अब 30 सेकेंड में कितने आप आर इंटरवल है उसको काउंट करके मल्टीप्लाई बाई 10, अगर ये फार्मूला याद करके आप करते हैं तो आप इरेगुलर रिद्म में हार्ट वेव काउंट कर सकते हैं। समझ रहे। अब मित्रों मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सिस डेविएशन। अब एक्सिस डेविएशन से क्या पता कर सकते हैं कि नॉर्मल एक्सिस हार्ट ये -30 to 110 डिग्री होती है। नॉर्मल एक्सिस ऑफ हार्ट आप ये दे सकते हैं, ये आपका एक्सिस। नॉर्मल एक्सिस कौन कौन सी लीड में दे सकते हैं, एक लीड फर्स्ट एंड एवीआर लीड। एवीएफ लीड में हम उसमें जो है ना अपना हार्ट एक्सिस
किस तरफ जा रहा है, अपना एक्सिस किस तरह का हार्ट का है, तो इसे हम पता कर सकते हैं। और दूसरा एक फार्मूला है जिसको मैं कह सकते हैं, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसको एक्सिस के लिए क्या कहते हैं, ये टेबल एक्सिस डेविएशन का होता है, लीड 1 एंड लीड AVR। इसमें क्या होता है, आर का ड्यूरेशन कितना होता है, आर माइनस यस। अगर आर का ड्यूरेशन माइनस करेंगे यस में, तो अगर ये पॉजिटिव आता है, और दूसरा इन AVF में आर माइनस यस भी दोनों में पॉजिटिव आता है, फर्स्ट में और AVF में दोनों में अगर आर माइनस यस ड्यूरेशन पॉजिटिव आता है, तो डेफिनेटली ये आपका नॉर्मल एक्सिस होता है। और दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा आर माइनस एस अगर निगेटिव है, और आर माइनस एस इन फर्स्ट लीड में आर माइनस एस निगेटिव एंड AVF में आर माइनस एस निगेटिव है, तो इसको क्या इंडिकेट करते हैं, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। अब थर्ड फार्मूला है, इफ़ आर माइनस एस इन लीड 1 में पॉजिटिव है एंड AVF में आर माइनस एस निगेटिव है, तो इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और दूसरे में फर्स्ट लीड में आर माइनस एस निगेटिव एंड AVF में आर माइनस एस पॉजिटिव होता है, तो इसको राइट एक्सिस डेविएशन बोलते हैं। अब ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का क्या मतलब होता है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड हार्ट इनलार्ज कर रहा है, यानी राइट एक्सिस डेविएशन का मतलब होता है कि राइट साइड हार्ट जो होता है वो इनलार्ज कर रहा है। और एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन का क्या मतलब है, इसको वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया अगर है, तो उसमें वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन देख सकते हैं। अब आपको एक्सिस मैंने बता दिया, एक्सिस में मैं आपको बता दिया कि लीड किस में देखते हैं, कि लीड 1 में एंड AVF लीड में देखते हैं। तो लीड 1 में क्या देखते हैं, पी आर माइनस एस, आर वेव और माइनस एस को अगर वो पॉजिटिव आ रहा है लीड 1 में, और लीड AVF में आर माइनस एस भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या होता है, नॉर्मल एक्सिस होता है। और अगर आर माइनस एस नेगेटिव है लीड 1 में और आर माइनस एस यानी लीड AVF में नेगेटिव है, तो एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन बताता है। और तीसरा है फार्मूला कि अगर आर माइनस एस लीड 1 में पॉजिटिव है और आर माइनस एस लीड AVF में नेगेटिव है, तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन बताता है। और नेक्स्ट फार्मूला है फार्मूला नंबर 4, तो आर माइनस एस फर्स्ट लीड में निगेटिव है और AVF में आर माइनस एस पॉजिटिव है, तो राइट एक्सिस डेविएशन बताते हैं। तो मैं अब आपको ये फार्मूला बता दिया। अब ये मिलता किसमें मैंने आपको बता दिया। देखिए कि जैसे आर माइनस एस पॉजिटिव है लीड 1 में और आर माइनस एस पॉजिटिव है लीड AVF में, तो उसमें क्या होता है कि ये नॉर्मल एक्सिस कही जाती है। अगर फर्स्ट लीड में निगेटिव है आर माइनस एस और लीड AVF में भी आर माइनस एस निगेटिव है, तो एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन बताते हैं। और थर्ड फार्मूला है आर माइनस एस लीड 1 में पॉजिटिव है, आर माइनस एस लीड AVF में निगेटिव है, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन बताता है। और नेक्स्ट फार्मूला है फिर आर माइनस एस लीड 1 में निगेटिव है और आर माइनस एस पॉजिटिव है लीड AVF में, तो ये आपको राइट एक्सिस डेविएशन बताता है। अब मैं आपको बताता हूँ पी वेव। अब मैं पी वेव बताता हूँ। पी वेव जो है ये डिनोट करता है, ये पी वेव है होता है। अब देखिए पी वेव ये डिनोट कर रहा है, ये पी वेव डिनोट कर रहा है एट्रियल डीपोलराइजेशन। यानी एट्रियल डीपोलराइजेशन ड्यूरेशन ऑफ पी वेव कितना होता है, अब आप समझ लीजिए 2.5 to 3
स्मॉल स्क्वायर मीन्स 1 <120 मिली सेकेंड। अब ये पी वेव का आपका ड्यूरेशन हो गया। अब पी वेव, अब हाइट ऑफ पी वेव कितना होता है? लेस देन 2.5 होता है, लिम्बलिट में होता है, और लेस देन 1.5 स्मॉल स्क्वायर होता है, चेस्टलिट में होता है। इन ऑल द लीड पी वेव ऑलवेज इन्वर्टेड एक्सेप्ट किसमें होता है? ABR में। ABR में इन्वर्टेड पी वेव होता है, पी वेव इन्वर्टेड होता है, इस तरह से होता है। तो अगर आप इसमें बता सकते हैं कि ऑल दी लीड 12 लीड होती हैं, सभी लीडों में अपराइट पी होता है, एक्सेप्ट किसमें बताया मैंने? ABR में इन्वर्टेड पी होता है। एंड इन V1 चेस्ट लीड में क्या होता है? बाईफेजिक पी वेव होता है। अब पी वेव की एबनॉर्मलिटी किसमें देखी जाती है? एबनॉर्मलिटी या पी वेव किसमें देखा जाता है? इफ ड्यूरेशन ऑफ पी वेव मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर, ये 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है, तो इसमें क्या करते हैं? इसको डिनोट किस करते हैं? लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। इफ पी वेव मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर, अगर 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करते हैं लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। इफ हाइट ऑफ पी वेव मोर देन 2.5, अब ये हाइट है पी का, अगर ये 2.5 से ज़्यादा है, नॉचिंग ऑफ पी वेव इसका बताते हैं। अगर स्मॉल स्क्वायर 2.5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है तो इसको डिनोट करते हैं राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। अब मैं आपको बता दिया कि पी वेव क्या होता है। पी वेव डिनोट एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी इसका मतलब है कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है। अब ड्यूरेशन इसका 2.533 स्मॉल स्क्वायर होता है, जो इसको कहते हैं लेस देन 120 मिली सेकेंड। अब हाइट ऑफ पी वेव आप देखना चाहते हैं। अगर हाइट ऑफ पी वेव होता है लेस देन 2.5 इन लिम्ब लीड होता है और लेस देन 1.5 इन चेस्ट लीड। ऑल दी लीड हैविंग अपराइट पी वेव, सभी जितने भी लीड में होते हैं अपराइट पी वेव होता है, एक्सेप्ट ABR। ABR में क्या होता है? इन्वर्टेड पी वेव होता है। एंड इन V1 चेस्ट लीड में होता है बाईफेजिक पी वेव होता है। अब आप एबनॉर्मलिटी पी वेव कह सकते हैं। एबनॉर्मलिटी पी वेव किसमें देखी जाती है? अगर ड्यूरेशन ऑफ पी वेव मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर है तो आप ये कह सकते हैं कि ए लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। और अगर हाइट ऑफ पी वेव मोर देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर है, ये पी वेव का मोर देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर हाइट है, तो इसको डिनोट क्या करते हैं कि राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। अब PR इंटरवल, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ PR इंटरवल। PR इंटरवल का मतलब है ये स्टार्टिंग ऑफ पी वेव यानी अप टू स्टार्टिंग ऑफ क्यू वेव, स्टार्टिंग ऑफ पी वेव अप टू स्टार्टिंग ऑफ क्यू वेव। नॉर्मल ड्यूरेशन, अब आप नॉर्मल ड्यूरेशन क्या करते हैं? इसको 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर ने 120 मिली सेकेंड टू 200 मिली सेकेंड होता है। अब PR इंटरवल, शॉर्ट PR इंटरवल इसमें देखा जाता है। अगर PR इंटरवल लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर है तो शॉर्ट PR इंटरवल ये किसमें देखा जाता है? वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, दूसरा लावेन गैनोंग और लेविन सिंड्रोम। ये शॉर्ट PR इंटरवल अगर लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर है तो इसका एग्जाम्पल है वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम और दूसरा लेविन गैनोंग
एंड लेवी सिंड्रोम में होता है। तो ये आप देखें कि शॉर्ट पीआर इंटरवल किस में पाया जाता है। अब प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल किस में होता है, इफ पीआर इंटरवल मोर देन 5 स्मॉल स्क्वायर होता है। अगर मोर देन 5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है तो ये एग्जाम्पल है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड ये थर्ड डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में ये देखा जाता है। अब मैं आपको पीआर इंटरवल में अभी बताया, उसका ड्यूरेशन मैंने बताया कि पीआर इंटरवल क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ पी वेव अब तो स्टार्टिंग ऑफ क्यू वेव। अब इसका पीआर इंटरवल का कितना ड्यूरेशन होता है, 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर, इसको मतलब 120 to 200 मिली सेकेंड। अब आप देख लीजिए कि शॉर्ट पीआर इंटरवल कब होता है। शॉर्ट पीआर इंटरवल इफ लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर, तो इसका एग्जाम्पल है वाइट वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, और दूसरा है लेविंग सिंड्रोम में होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल है इफ प्रोलॉन्ग क्यूआर इंटरवल, अगर क्यूआर इंटरवल मोर देन 5 स्मॉल स्क्वायर है। मोर देन 5 स्मॉल स्क्वायर किसमें देखा जाता है, ये खासकर इसमें होता है कि टाइप 1 हार्ट ब्लॉक, टाइप 2 एंड कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है। अब ये आप तो देख लिए। अब ये इसके बाद क्या होता है, क्यू वेव, है ना। क्यू वेव डिनोट। अब आप देखिए क्यू वेव किसमें बताता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डीपोलराइजेशन। अब ये देखिए, अब ये वेंट्रिकल्स हो रहा है ना, इसमें यहाँ वेंट्रिकुलर सेप्टल, इसमें सेप्टा होता है 2 वेंट्रिकल के बीच में, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच में जो सेप्टा होता है, ये डिनोट करता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डीपोलराइजेशन। यानी क्यू वेव जब प्रेजेंट होता है तो वो दिस क्यू वेव डिनोट पैथोलॉजिकल क्यू वेव। इसका ये 2 mm इन डीप होता है, 2 स्मॉल स्क्वायर डीप एंड 1 mm वाइड होता है। पैथोलॉजिकल क्यू वेव इंडिकेट मायोकार्डियल इंफार्क्शन इन प्रेजेंट और फास्ट, कि भविष्य में मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया है जिसकी वजह से ये क्यू वेव दिखाई पड़ता है। तो इंडिकेट किस में देखते हैं, ये V1 V3 में। V1 V3 में अपना इंडिकेट देख सकते हैं कि अगर क्यू वेव दिख रहा है 2 mm डीप एंड 1 mm वाइड होता है। इसका मतलब है कि यह पैथोलॉजिकल क्यू वेव किसमें देखा जाता है, V1 to V3 चेस्ट लीड में। अगर ये प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट करता है कि पास्ट MI करेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये देखा जाता है। अब आपने देख लिया पीआर इंटरवल। अब इसके बाद क्या आता है, QRS। अब देखिए QRS डिनोट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। इसका ड्यूरेशन अब QRS कंप्रेसर क्या होता है, 2 to 2.5 स्मॉल स्क्वायर। देख रहे हैं QRS। ये QRS कम्प्लेक्स जो होता है ये डिनोट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ड्यूरेशन ऑफ QRS कम्प्लेक्स होता है 2 to 2.5 स्मॉल स्क्वायर, मीन्स 80 to 100 मिली सेकेंड। नैरो QRS कम्प्लेक्स कब होता है, इफ ड्यूरेशन ऑफ QRS लेस देन 2 स्मॉल स्क्वायर। अगर QRS नैरो हो जा रहा है और लेस देन 2 स्मॉल स्क्वायर है तो इंडिकेट करता है सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, मीन्स एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर। अब आप देख लीजिए नैरो QRS कम्प्लेक्स मतलब एबनॉर्मलिटी QRS कम्प्लेक्स किस में हो सकता है, कि एक बताया कि नैरो QRS कम्प्लेक्स इसके कितना हो सकता है, लेस देन 2 स्मॉल स्क्वायर। एग्जाम्पल होता है एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर। एंड ब्रॉड QRS कम्प्लेक्स किस में होता है, इफ
मोर देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर। ये QRS कम्प्लेक्स अगर इसका जो है ड्यूरेशन मोर देन 2.5 है तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। टॉर्सेट डी ओंटेन ये एग्जाम्पल है जिसमें देखा जाता है कि QRS कम्प्लेक्स किसमें एबनॉर्मलिटी पाई जाती है। अब QRS कम्प्लेक्स मैंने आपको बता दिया। QRS कम्प्लेक्स का इसको डिनोट करते हैं वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ड्यूरेशन ऑफ QRS कम्प्लेक्स 2 to 2.5 स्मॉल स्क्वायर मीन्स 80 to 100 मिलीसेकेंड। and if narrow QRS complex, if duration of QRS complex less than 2 small square means आपको ये बताता है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। एग्जाम्पल है सॉरी एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर। और दूसरा है कि ब्राइट QRS, अगर QRS ड्यूरेशन मोर देन 2.5 है तो ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में देखा जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ST सेगमेंट। ST सेगमेंट, ST सेगमेंट इन ऑफ S वेव एंड starting of T wave, in of T wave and starting of T wave। ST सेगमेंट एलिवेशन होता है। ST सेगमेंट जब बढ़ जाता है तो इसको किस कंडीशन में देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं। ST सेगमेंट एग्जाम्पल है इसका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, पेरिकार्डाइटिस एंड हाइपरकाइलेमिया। 3 कंडीशन में देखा जाता है ST सेगमेंट एलिवेशन। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ST सेगमेंट एलिवेशन। ST सेगमेंट अगर ये एलिवेट कर रहा है, अगर ये ST सेगमेंट एलिवेट कर रहा है, अगर ST सेगमेंट यहाँ आ रहा है तो ST एलिवेट अगर कॉन्वेक्सिटी रहती है तो इसका मतलब है कि ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। अगर एक कॉनकेव है, अगर एक कॉनकेव है ST सेगमेंट एलिवेटेड कर रहा है तो ये पेरिकार्डाइटिस में होता है। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन ST सेगमेंट एलिवेशन इन पेरिकार्डाइटिस एंड ST सेगमेंट एलिवेशन इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब अगर ये कॉन्वेक्स, इफ ST सेगमेंट एलिवेशन कॉन्वेक्स है तो ये MI करता है, अगर ये कॉनकेव है तो पेरिकार्डाइटिस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है अथवा पेरिकार्डाइटिस है। तो इस तरह से हम इसमें डिफरेंस करके पता कर सकते हैं कि एलिवेशन ऑफ ST सेगमेंट ड्यू टू बिकॉज ऑफ पेरिकार्डाइटिस या ड्यू टू बिकॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और दूसरा होता है ST सेगमेंट डिप्रेशन। ST सेगमेंट डिप्रेशन देखा जाता है, किसमें देखा जाता है, ST सेगमेंट डिप्रेशन होता है हाइपोकैलेमिया एंड क्रोनिक स्टेबल एंजाइना। इफ ST सेगमेंट मार्जिनल लाइन में नॉर्मल लाइन से नीचे जा रहा है तो इसको कहते हैं ST सेगमेंट डिप्रेशन। तो यह 2 कंडीशन हो सकता है, हाइपोकैलेमिया और दूसरा होता है क्रोनिक स्टेबल एंजाइना। और मैंने आपको बताया ST सेगमेंट
एसटी सेगमेंट का ड्यूरेशन बता दिया। एसटी सेगमेंट end of S with starting of T with ST segment एलिवेशन ऑफ 30 ST सेगमेंट अगर आपने पाए मिल रहा है तो किस कंडीशन हो सकता है? पहला कंडीशन हो सकता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, दूसरा होता है पेरिकार्डाइटिस और तीसरा होता है हाइपरकैलेमिया। अब पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डियल इंफार्क्शन में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? इफ ST सेगमेंट एलिवेशन इज कॉन्वेक्स शेप में तो इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं, अगर वो कॉन्केव शेप में है तो उसको पेरिकार्डाइटिस में डिफ्रेंशिएट दोनों में कर सकते हैं। और ST सेगमेंट डिप्रेशन, ST सेगमेंट डिप्रेशन किस में देखा जाता है? पहला होता है हाइपोकैलेमिया और दूसरा कंडीशन होता है अनस्टेबल एंजाइना, क्रोनिक स्टेबल एंजाइना में देखा गया। अब ST सेगमेंट एलिवेशन इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन किस में देखा सकता है? तो खासकर अब आप देख लीजिए कि सेकेंड थर्ड ABF में, अगर सेकेंड थर्ड ABF में आप देख रहे हैं ST सेगमेंट एलिवेशन एंड T वेव इन्वर्जन, तो ये इसको क्या डिनोट करता है? इंफीरियर वाल MI। ये आपका जो है इंफीरियर वाल जो होता है, ये इंफीरियर वाल MI में सेकेंड थर्ड ABF में ST सेगमेंट एलिवेशन एंड T वेव इन्वर्जन मिल रहा है तो हम इंफीरियर वाल MI कर सकते हैं। दूसरा किसमें देखते हैं? फर्स्ट AVL V5 V6। तो फर्स्ट AVL और V5 V6 में अगर ST सेगमेंट एलिवेशन एंड T वेव इन्वर्जन मिल रहा है तो ये किस में देखते हैं कि लेटरल वाल, ये जो मायोकार्डियम का लेटरल वाल होता है ये लेटरल वाल MI देखा जाता है। और थर्ड किस कंडीशन में? AVR और V1 V2 होता है, अगर इसमें ST सेगमेंट एलिवेशन एंड T वेव इन्वर्जन मिल रहा है तो सेप्टल वाल MI होता है। और अगर V3 V4 में ST सेगमेंट एलिवेशन एंड T वेव इन्वर्जन मिल रहा है तो ये इसको कहते हैं एंटीरियर वाल, इसको एंटीरियर वाल MI डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सेगमेंट किस में वाल में किस वाल में आप MI देख सकते हैं। सेकेंड थर्ड ABF में अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड इंफीरियर वाल MI ST सेगमेंट एलिवेशन T वेव इन्वर्जन है और दूसरा है फर्स्ट AVL V5 V6 में है तो ST सेगमेंट एलिवेटेड और T वेव इन्वर्जन मिल रहा है तो लेटरल वाल MI है। AVR V1 V2 है तो सेप्टल वाल MI है। अगर V3 V4 है तो ये आपका एंटीरियर वाल MI देखने को मिलता है। इसलिए आप इसमें कंफर्म कर सकते हैं कि किस वाल का MI है, उसके आप पता करके ये आप चेंजेज आधार पे आप बता सकते हैं कि कौन से वाल का MI है। अब T वेव डिनोट करता है, T वेव ये डिनोट क्या करता है? T वेव डिनोट वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, और T वेव जो होता है ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन डिनोट करता है। T वेव होता है लेस देन 5 mm इन लिम्ब लीड और लेस देन 10 mm इन चेस्ट लीड। एब नॉर्मलिटी ऑफ T वेव, एब नॉर्मलिटी ऑफ T वेव किसमें देखने को मिलती है? एक तो मैंने आपको बताया कि ये एंजाइना में इन्वर्टेड T वेव मिलता है, T वेव इन्वर्जन मिलता है। और दूसरा क्या होता है? हाइपर एक्यूट T वेव। इन सीवियर MI में ये देखा जाता है हाइपर एक्यूट T वेव मिलता है इन सीवियर MI। तो ये आप पता कर सकते हैं हाइपर एक्यूट T वेव एंड टॉल T वेव। तो हाइपर एक्यूट T वेव होता है ये MI में मिलता है, सीवियर MI में। और टॉल T वेव मिलता है ये हाइपरकैलेमिया। और हाइपर एक्यूट T वेव और टॉल T वेव में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? जब अगर हाइपर एक्यूट T वेव है तो जो R वेव है
अब आप समझ लीजिए कि जो आर वेव है ये हाइट इसकी होती है ज़्यादा होती है और टी वेव इसकी हाइट जो है कम होती है। तो ये इसमें हाइपर एक्यूट टी वेव, नॉचिंग ऑफ टी वेव इस तरह से होता है। अब आप देख रहे हैं कि ये आर वेव ये टी वेव की हाइट से ज़्यादा है। अब ये नॉचिंग ऑफ टी वेव आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं हाइपर एक्यूट टी वेव सीवियर एमआई में मिलता है। और दूसरा टॉल टी वेव मैंने आपको बताया, टॉल टी वेव किसे मिलता है? इफ हाइट ऑफ आर वेव लेस देन हाइट ऑफ टी वेव। अब आप देख लीजिए ये यस वेव आर वेव है और टी वेव है। अगर टी वेव की हाइट आर की हाइट से ज़्यादा है तो ये इसको कहते हैं टॉल टी वेव, ये हाइपर कैलिमिया में मिलता है। ये आप देख लीजिए, अगर लेस देन आर हो गया और ये बता दिया आपको टी वेव इन्वर्जन बता दिया आपको। अब इन्वर्जन टी वेव किसमें मिल सकता है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन व एंजाइना में। और दूसरा हाइपर कैलिमिया में ये आपको टी वेव इन्वर्जन मिलता है। अब क्यूटी इंटरवल क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ अब ये स्टार्टिंग ऑफ क्यू वेव अप टू एंड ऑफ टी वेव। अब ये आप देख लीजिए, ये क्यू वेव है, अब यहाँ पे देख लीजिए स्टार्टिंग ऑफ क्यू वेव अप टू एंड ऑफ टी वेव। क्यू टी इंटरवल डिनोट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन टू वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ये दोनों डिनोट करता है। क्यू टी इंटरवल डिनोट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन टू वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। और ड्यूरेशन ऑफ क्यू टी इंटरवल कितना होता है? 9 to 11 स्मॉल स्क्वायर मीन्स 360 to 400 मिली सेकेंड। अब ये ड्यूरेशन ऑफ क्यू टी इंटरवल आप देख लीजिए कि क्यू टी इंटरवल कितना होता है? 9 to 11 स्मॉल स्क्वायर अथवा 360 to 400 मिली सेकेंड। क्यू टी इंटरवल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन इन ब्लड। अगर नैरो क्यू टी इंटरवल है तो ब्लड में सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर ब्रॉड क्यू टी इंटरवल है तो आपका जो है सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन कम मिलेगा। और दूसरा किस में मिल सकता है? सी ए ब्रेस्ट। और तीसरी कंडीशन होती है पैराथायराइड एडिनोमा। अब मैंने आपको बताया क्यू टी इंटरवल क्या डिनोट करता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन टू वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन अप टू वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ड्यूरेशन ऑफ क्यू टी इंटरवल 9 to 11 स्मॉल स्क्वायर मीन्स 360 to 400 मिली सेकेंड। अब क्यू टी इंटरवल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन। अगर क्यू टी इंटरवल नैरो है तो ये इसमें देखा जाता है कि जो सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन है ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। अगर ब्रॉड क्यू टी इंटरवल है तो सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन कम मिलेगा। इसलिए ब्रॉड क्यू टी इंटरवल और किस किस कंडीशन मिल सकता है? एक तो सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन कम मिलेगा और दूसरा है सी ए ब्रेस्ट और तीसरा है पैराथायराइड एडिनोमा। अब मैं आपको ये अभी बताया ड्यूरेशन ईसीजी कब की जाती है, ईसीजी से आप क्या क्या पता कर सकते हैं और कौन कौन से मतलब इसमें ड्यूरेशन होते हैं, रिदम कैसे काउंट करते हैं, हार्ट रेट कैसे निकालते हैं, पीआर इंटरवल क्या होता है, ईएसटी सेगमेंट क्या होता है। इसके बाद क्यू वेव पैथोलॉजिकल कब कहते हैं, इसमें देखा जाता है V1 to V3 चेस्ट लीड में अपने देख सकते हैं। इसका
2 to 1.5 अगर हाइट इतना इसका आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है पैथोलॉजिकल की वे मीन्स आप प्रेजेंट EMI अथवा पास EMI इसमें बताता है। और अभी मैं आपको बता दिया, अब PR इंटरवल बता दिया, QRS कम्प्लेक्स बता दिया, अब ST सेगमेंट एलिवेशन आपको मैं बता दिया। ST सेगमेंट एलिवेशन किस किस में कंडीशन होता है? ST सेगमेंट एलिवेशन होता है एक तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन, दूसरा होता है पेरिकार्डाइटिस एंड तीसरा होता है हाइपरकैलिमिया। अब डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन पेरिकार्डाइटिस में? मायोकार्डियल इंफार्क्शन में जो ST सेगमेंट एलिवेशन होता है वो कॉन्वेक्स होता है, और पेरिकार्डाइटिस में जो ST सेगमेंट एलिवेशन होता है वो कॉनकेव होता है। अब ये ST सेगमेंट डिप्रेशन किस में कंडीशन होता है? अब ST सेगमेंट डिप्रेशन होता है एक हाइपोकैलिमिया, और दूसरा किस में देखते हैं कि प्रोलॉन्ग स्टेबल एंजाइना। तो अब आपने देखा ST सेगमेंट एलिवेशन, ST सेगमेंट डिप्रेशन, और टी वेव बताया। टी वेव इन्वर्जन मैंने बताया डिफरेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन मिलता है, और टी वेव हाइपर एक्यूट टी वेव, और इसके बाद टॉल टी वेव। हाइपर एक्यूट टी वेव कब मिलता है? जब R और T, जब R वेव स्मॉलर देन, जब R का साइज जो है T वेव से ज़्यादा हो तो वो उसको कहते हैं हाइपर एक्यूट टी वेव। हाइपर एक्यूट टी वेव सीवियर MI मिलता है। ना टॉल टी वेव किस में मिलता है? टॉल टी वेव जब हाइट ऑफ टी वेव मोर देन R वेव, तो ये किस कंडीशन मिलता है? हाइपरकैलिमिया। तो अब ये मैंने बता दिया। टी वेव इन्वर्जन किस में मिलता है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंजाइना में। और दूसरा क्या होता है? हाइपोकैलिमिया। अब मैंने आपको बता दिया टी वेव। अब QT इंटरवल इज स्टार्टिंग ऑफ Q वेव अप टू एंड ऑफ टी वेव। अब ये बताता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन टू वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ड्यूरेशन ऑफ QT इंटरवल 9 to 11 स्मॉल स्क्वायर, 360 to 400 मिलीसेकेंड। QT इंटरवल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन। सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन, अगर सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो QT इंटरवल आपका शॉर्ट मिलेगा, नैरो मिलेगा। अगर ब्रॉड QT इंटरवल मिलता है तो एक किस कंडीशन होता है? मतलब सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन लो, CA प्रेस, पैराथायराइड एडिनोमा। अब मैं आपको एक जनरल आइडिया ECG के बारे में बताया, जिससे आप क्या क्या पता कर सकते हैं कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि रिद्म पता कर सकते हैं, हार्ट रेट पता कर सकते हैं, रिद्म रेगुलर है कि इरेगुलर है, एट्रियल आपका इनलार्जमेंट है, एट्रियल में कौन सा चैम्बर इनलार्जमेंट है, कि लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट है कि राइट एट्रियल इनलार्जमेंट है, रिद्म रेगुलर है, साइनस रिद्म है कि इरेगुलर रिद्म है, इरेगुलर रिद्म है अथवा रेगुलरली इरेगुलर रिद्म है, तो बता दिए किस कंडीशन मिलता है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि PR इंटरवल बताया, PR इंटरवल किस किस कंडीशन मिलता है। इसके बाद फिर मैंने आपको QRS कम्प्लेक्स बताया, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में किस किस कंडीशन बताया, वो उसमें जो है ब्रॉड कब होता है, कब शॉर्ट होता है। इसके बाद ST सेगमेंट मैंने आपको बताया एलिवेशन कब होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में डिफरेंट कंडीशन में, और इंफीरियर वाले MI है कि लेटरल वाले MI है, एंटीरियर वाले MI है, सेप्टल वाले MI है। तो ये डिफरेंट चैम्बर के MI को आप देख करके बता सकते हैं। सेकेंड थर्ड ABF में अगर ST सेगमेंट एलिवेशन टी वेव इन्वर्जन मिल रहा है तो इंफीरियर वाले MI कहते हैं। अगर फर्स्ट ABL V5 V6 मिल रहा है तो इसको लेटरल वाले MI बोलते हैं। ABR V1 V2 मिलता है तो सेप्टल वाले MI बोलते हैं। अगर V3 V4 में मिलता है ST सेगमेंट एलिवेशन एंड टी वेव इन्वर्जन तो एंटीरियर वाले MI। तो मैंने फ्रेंड्स मैं थोड़ी बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताया, इसको आप देख करके बेसिक
आप पता कर सकते हैं कि एसीजी की किस किस कंडीशन में किस किस की वजह से आप कंडीशन में क्या प्रॉब्लम, क्या पैथोलॉजिकल, क्या इम्पॉर्टेंस है, एक बेसिक नॉलेज आइडिया मैंने दिया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।